आप देख रहे हैं स्वस्तिक मेल न्यूज चैनल। उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट ने श्री मधु गुप्ता जी को देवभूमि विभूति सम्मान से सम्मानित किया। साक्षात्कार में उन्होंने बहुत बेबाकी से आज उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट ने श्रीमती मधु गुप्ता जी का सम्मान किया। आइए मधु गुप्ता जी से जानना चाहते हैं। मैम, आप प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की अध्यक्षा भी हैं और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले अपने व्यापार की भाइयों से आपका जो व्यापारी उसमें काम किया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार, आप लोगों का अभिनंदन। मेरे आवाज़ पे आप लोगों के आने से मुझे बहुत साहस और खुशी की महसूस हो रही है कि आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। जो कि हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य में मुझे अपने बारे में बताना है आपको। मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करूँ। मेरा जो कार्य है व्यापारिक भी है, स्पोर्ट्स का भी है, महिला व्यापार का भी है और साथ साथ मैंने अभी एक ट्रस्ट शुरू किया है अंतिम सम्मान सेवा समिति, उसका भी है। इसके साथ साथ राजनीति में भी मैं जुड़ रही हूँ। तो बहुत सारे विषय हैं, मैं इन सब विषयों को एक साथ ना बता पाऊँगी। आप मेरे से प्रश्न करते रहिए, मैं आपको जवाब दूँगी। मैम, जैसे आजकल बेसिकली पहले व्यापार पे आते हैं तो व्यापारियों की दशा आजकल थोड़ी सी बहुत बुरी चल रही है कि जैसे हमारा ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, ऑनलाइन बिजनेस आने से काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारे पलटन बाज़ार एक समय था, वहाँ के व्यापारी बहुत खुश होते थे। आज आप वहाँ जाइए, सारा दिन वो लोग सो रहे होते हैं, उनके पास व्यापार ही नहीं बचा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग से हमें बचना चाहिए, हमें अपने व्यापारियों का भी सोचना चाहिए। मैम, मगर आजकल व्यापारी भी तो अपना ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? व्यापारी ऑनलाइन वो मंगा रहे हैं ना जो चीज़ उनको लगता है कि झट से अभी आवश्यकता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जिसके वजह से हम लोगों को लगता है कि इससे अच्छी आमदनी हो सकती है, उसके लिए हमको प्रॉपरली वीकेंड में जाकर के खरीदारी स्वयं करनी चाहिए। जी मैम, आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो महिलाओं के लिए भी आपने क्या क्या काम किया अभी तक? देखिए, 1 वर्ष कंप्लीट हमारा अभी हुआ था 19 तारीख को। तो 1 वर्ष में हमने कई सारे प्रोग्राम्स कार्यक्रम दिए हैं पूरे शहर में। ये सभी को पता होगा, सभी को ज्ञात है कि हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं कुछ अलग ही लेवल के होते हैं, जिसमें हम ये पहली बात तो कोई हमारा ये निःशुल्क होता है, सारा स्वयं का मैं अपने खर्च पे करती हूँ। इसमें हम ग्रामीण महिलाओं और व्यापारी महिलाओं को एक मंच पे लाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और त्वरित उसका समाधान भी करते हैं। ओपन माइंड टॉक है जिसमें आप खुल के अपनी बात रख सकती हैं। कोई भी व्यापारी महिला को क्या परेशानी है वो खुल के हमें बता सकती है और हम उसका एक चयन करते हैं कि ये वाली महिला की ज़्यादा आवश्यकता है, उसको मिल करके हम पूरा करते हैं। बीच बीच में कभी बाढ़ पीड़ितों की, कभी कोविड की, इस तरीके की स्थितियाँ जब आती है तो उसमें भी हम लोग सब एक साथ ग्रुप में निकल के चिन्हित करके, किसी की दीवार बनानी है, किसी के बच्चे की साइकिल है, पढ़ाई है, किताब है, राशन है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम वर्क करते हैं। मैम, जैसे आजकल महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है या दहेज प्रथा है, या उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, हमारे समाज का बहुत बड़ा रोग है, कलंक है। इसको तो अब खत्म हो जाना चाहिए। इस पर बहुत जागरूक हो चुके हैं सब लोग और महिलाएं भी बहुत जागरूक हैं इस चीज़ के लिए। तो ये तो समाज के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। मैम, इसके उल्टा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। ये तो बात आपने करी महिलाओं की, मगर प्रायः ये भी देखा गया है कि महिलाएं एलिमनी मांगती हैं, डाइवोर्स मांगती हैं, तो उसमें आपको लगता है कि महिलाएं हर जगह सही होती हैं, पुरुष गलत होता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं मैं कहूँगी, ना मैं इसमें आपके साथ सहमत हूँ कि हर जगह पे एक ही व्यक्ति गलत होता है। ताली 2 हाथ से बजती है। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ कमी दोनों पक्षों की तरफ से रहती है, लेकिन समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि हम एक साथ बैठकर बंद दरवाजे के अंदर आपसी सहमति से अपनी अपनी बात रखें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन जब लगता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, ना वो समझ रही है ना वो समझ रहा है, तो हमें बैठ करके अपना जो भी हमारे हाथ में है समझौता करके शांतिपूर्वक एक दूसरे को आज़ाद कर देना चाहिए। मैम, मैक्सिमम ये देखा गया है कि लड़के को ही सफ़र करना पड़ता है, तो उसमें क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि बॉयज़ की तरफ से भी कुछ ऐसा मतलब कानून बने या बन चुका ऐसा? बन चुका है। बॉयज़ के लिए तो बहुत अच्छा कानून अभी बना है। ये जो भी कानून आया है उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने को बहुत प्रताड़ित समझ रहा है और उसको एक समाज के बंधन में बंध के रहना पड़ रहा है और उसको जीवन पर्यंत उसको बर्दाश्त करना है, तो वह ओपनली अपनी पत्नी के साथ यदि वो तलाक नहीं दे रही है तो वो अपना दूसरा जीवन
स्टार्ट कर सकते हैं। क्या महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, कुछ ऐसा? बिल्कुल बनना चाहिए। अभी जैसे आज का युवा नशे की गर्त में जा रहा है, युवा ही नहीं बहुत सी पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, इसमें कोई संदेश देंगे या उससे कैसे बचाव होगा? युवा के साथ मैं देख रही हूँ युवा लड़कियों ने भी आजकल जो है नशे की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। देहरादून को एक एजुकेशन हब कहते थे, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी चिंता भी रहती है कि यहाँ पे नशा बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसमें बड़े अच्छे घरों की लड़कियाँ भी और लड़के भी, मैंने कई बार राजपुर रोड में देखे हैं कि वो नशे में घूम रहे होते हैं। तो इसके लिए यही कानून बनना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना, सख्त कानून बनना चाहिए कि अगर नशे में है तो तुरंत जमानत ना हो, उनको काफ़ी टाइम के लिए अंदर रखा जाए। इसमें आपके द्वारा भी, आपकी पार्टी है आपके द्वारा भी कुछ किया जा रहा है, जैसे कि वाइन शॉप जगह जगह खुल रहे हैं, कुछ इस तरह का आपके द्वारा भी कुछ इसमें किया गया? देखिए अभी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे पास इतने सारे विभाग हैं कि हम अभी इस नशा की तरफ, नशा मुक्ति की तरफ मैं नहीं आई हूँ। लेकिन मेरे विचार यही है, बिल्कुल खुले और स्वतंत्र हैं कि इस पर एक सख्त कानून बनेगा तो तभी इसके ऊपर कोई रोक किया जा सकता। मैम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक अलग सी जांच एजेंसी बनाई जाए। मैं फिर वहीं उसमें आता हूँ दहेज प्रकरण में, कि जैसे कि एलिमनी की मांग की जाती है, तो उसमें ऐसी जांच एजेंसी नहीं होनी चाहिए कि जो गुपचुप तरीके से काम करे, वो पुरुष का बैकग्राउंड भी देखे, महिला का बैकग्राउंड भी देखे। कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी ग्वालियर में कांड हुआ, तो भाई उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस हस्बैंड को धक्का देकर मार दिया, या और भी बहुत प्रकरण देखने के लिए ऐसे मिलते हैं। तो ऐसा कुछ जांच एजेंसी बननी चाहिए कि जो बैकग्राउंड देखे, उसके बाद महिला को एलिमनी दे। महिला को उसके बाद एलिमनी, जब जो दहेज प्रकरण मांगते हैं ना मैडम, हाँ, तो जब कोर्ट तो डिसाइड कर देती है कि भाई आपने एलिमनी दे दो, हाँ, तो उससे पहले कोई जांच एजेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो उनका बैकग्राउंड देखे पहले। पुलिस से हटके। आपके कहने का मतलब ये है कि पैरेलल एक और जांच समिति जी, चले। जी, अगर कानूनी चल रहा है जी, कार्य, तो शासन जांच समिति उसके ऊपर जी, अपनी मोहर लगाएगी, जी, तभी इस चीज को वो है कि भाई कई बार ऐसा देखा जाए कि भाई पुराने संबंधों के आधार पर भी जो है महिला शादी तो कर लेती है, परंतु जो है बाद में डाइवोर्स मांगती है और एलिमनी मांगती है। बिल्कुल है, ऐसा है, कई किस्से आए हैं, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। इस पे वर्किंग यही होनी चाहिए कि आपका जो सुझाव है बहुत अच्छा सुझाव है कि कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ पैरेलल एक जांच समिति भी चले, जैसे SIT होती है उस टाइप की, जिसमें सारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष की जाए जी। और उसके बाद ही आधार किया जाए। मैम अभी आपने एक लास्ट क्वेश्चन है, जी, अपने एक ट्रस्ट की बात करी आपने, अंतिम संस्कार वाला, अंतिम सम्मान सेवा समिति। जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, मतलब क्या मैं बहुत आपका संक्षिप्त में मोटिव आपको है? जी, बताऊंगी, बिल्कुल। देखिए अभी जो है भाई कई मीलों सफर तय कर रहा है, अभी कुछ पता नहीं होता, क्या पता भगवान हमको 80 साल में जीवित रख ले, तो मुझे लगता है अभी कई वर्षों का सफर है। अब सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि जो है अभी भी मुझे नहीं हो रही है। लगता है कि बच्चे हो गए, शादी हो गई, उनको पढ़ा लिखा दिया, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, व्यापार हो गया, पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, इज्जत कमा लिया, धर्म कर्म कमा लिया, लेकिन अभी एक पुण्य कमाना बाकी है। पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है कि जब किसी गरीब आदमी के घर में मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल या अचानक जो हादसा होता है, तो वो 50% तो उस मृत्यु से मरता है, लेकिन 50% मृत्यु के बाद के खर्चों से मरता है। उस वक्त उसको मैंने बहुत लाचार स्थितियों में देखा है। तो उसके बाद मेरे मन में एक भाव आया था कि क्यों ना हम एक अंतिम सम्मान सेवा समिति नाम का मैं एक ट्रस्ट बनाती हूँ, जिसमें जितने भी हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं या जितने भी हमारे मोर्चरीज हैं या हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये मृत जाती हैं बॉडीज वगैरह, हम उनसे संपर्क करें, अपने हमारे वहाँ बैनर्स वगैरह हों, और जो भी ऐसी कोई डेड बॉडीज होती हैं और उनके घर वाले गरीब हैं, तो हम उनका पूरा खर्चा स्वयं उठाएंगे। खर्चे के नाम पर जैसे उनका एम्बुलेंस हो गया, लकड़ी की सेवा हो गई, कफन हो गया, और पूजा पाठ हो गया, धर्म कर्म हो गया, गंगा स्नान हो गया, भोजन हो गया, ये सबका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 20-25 हज़ार से बढ़ाने का तो आप 50 हज़ार कर लीजिए, लेकिन 20-1 हज़ार तक आता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हर माह में हम 5 या 10 या बढ़ते बढ़ते 20-25 करते रहे, तो वार्षिक हमारा ये कार्य जो है बहुत अच्छे से चलेगा, और हर एक के कान तक जब ये गुजर गया तो फिर हमें लोग खुद संपर्क करेंगे, और ये बहुत ही साफ सुथरा कार्य होना चाहिए, इसमें कोई भ्रष्टता नहीं होनी चाहिए। जिसको जरूरत है वो नीडी व्यक्ति फोन करे, और हमारी गाड़ी और हमारा पंडित और लकड़ियों की व्यवस्था करके उसका अंतिम सम्मान किया जाए। अंतिम संस्कार नहीं कह रही, अंतिम सम्मान, उसको सम्मान से विदाई दी जाए, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। धन्यवाद। नमस्कार, आज हमारे उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड देवभूमि विभूति सम्मान से मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मैं राजू जी और राकेश जी और आपके
राकेश शर्मा जी, राजू वर्मा जी, रुद्रपाल सिंह जी और राकेश कुमार भट्ट जी, आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग ऐसे ही आगे हमारे देवभूमि के सम्मानित और प्रसिद्ध चेहरों को आगे लेके आए, जो अपने समाज के लिए रात दिन एक करते हैं, जुझारू रूप से कर्मठ होकर कार्य कर रहे हैं और उनको आज उनके चेहरे को सामने लाने की ज़रूरत है, जिसको देख करके काफ़ी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और वो भी समाज में कंधे से कंधा मिला के अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं।